चलिए अब बात अफगानिस्तान की करते हैं, जहां दिन ब दिन अराजकता बढ़ती जा रही है। हर बदलते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान ताकतवर होता जा रहा है, जो ना तो अमन के लिए ठीक है और ना ही हिंदुस्तान के लिए। आया तालिबान, पूरी दुनिया हलकान। अमेरिका की सफाई, खुश है पाकिस्तान। भारतीय प्रोजेक्ट का क्या होगा अंजाम? बेहाल अफगानिस्तान, भारत परेशान। भारत की परेशानी लाजमी है, वजह है तालिबान की चाल और चरित्र जो बिल्कुल नहीं बदली। वो आतंकवाद का पैरोकार है, खौफ का दूसरा अवतार है। अपनी हैवानियत से वो सबको हैरान कर देता है। यही वजह है कि अपना मुल्क छोड़कर अफगान भाग रहे हैं। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को बाहर निकालने का मिशन शुरू कर दिया है। जयकारा लगाते ये वो लोग हैं जिन्हें काबुल से भारत लाया गया। इन्हें काबुल से पहले गुजरात के जामनगर, फिर वहां से हिंडन एयरबेस तक लाया गया। इस ऑपरेशन के तहत करीब 150 लोगों को भारत लाया गया है। भारत आने के बाद सुनिए अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन ने क्या कहा। आपके स्वागत का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। भारतीय वायुसेना को धन्यवाद, जिन्होंने हमें ऐसी परिस्थितियों में उड़ाया जो सामान्य नहीं है। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं। अब तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसका असर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी होगा। हालांकि पाकिस्तान तालिबान का खुला समर्थक है। आईएसआई तालिबान को फंड करती है। तालिबान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़ाके भी हैं। काबुल पर तालिबान के काबिज होते ही पाकिस्तान ने खुशी का इजहार किया है। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर पाकिस्तान की ये खुशी कब तक रहेगी, खासकर तब जब पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह सक्रिय हैं और कई इस्लामवादी राजनीतिक पार्टियां हैं। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी समूहों की पनाहगाह बन सकता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी भारत पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अफगानिस्तान के विकास पर काफी खर्च किया है और कई परियोजनाओं को भी अभी पूरा किया जाना बाकी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब की विकास परियोजनाओं पर निवेश किया है। इस बीच अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। अफगानिस्तान के सरजमीन को अपने मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपने राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसको भी इजाजत नहीं दे। तालिबानियों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, इसलिए भारत को इस पर भरोसा करना आसान नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, There is no chance that 1 year. अमेरिकी सेना वहां कितना और रुकती, 1 साल या 5 साल, इससे क्या हालात बदल जाते। मैंने अशरफ गनी से जून में बात की थी। To clean up the corruption in government. उनसे कहा था कि वे प्रशासन में करप्शन को खत्म करें। गनी को भरोसा था कि उनकी फौज तालिबान का मुकाबला कर लेगी। सवाल है कि अफगानिस्तान की इस बदतर हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, अशरफ गनी या फिर अमेरिका? मौजूदा सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान बिखर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और इस बार कांग्रेस ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कई सीटों पर बिना सिंबल के प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस को इन सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ने में नुकसान की ज्यादा आशंका नजर आ रही थी। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस का प्लान बी। कई सीटों पर कांग्रेस ने नहीं दिए सिंबल।
जो जीता वो अपना। जहाँ उनकी स्थिति की परिस्थितियां देखते हुए जो लोकल नेताओं की और डीसीसी की वगैरह की जो भी राय आती है उसके मुताबिक वो लोग काम करेंगे। जी हां, प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का रण सज चुका है और राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने जीत का प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में कई सीटों पर बिना सिंबल के मैदान में उतरी है, यानी पार्टी ने इन सीटों पर किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है और कांग्रेस ने यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है। दरअसल इन सीटों पर टिकट देकर प्रत्याशी उतारने में पार्टी को नुकसान का खतरा ज्यादा था। इन सीटों पर टिकट के कई दावेदार थे और पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि टिकट किसे दिया जाए। लिहाजा कांग्रेस जो जीता वो अपना फॉर्मूला अपना रही है। कहीं आप लोगों ने सिंबल नहीं भी दिए हैं, कई ऐसी जगह भी हैं। ये तो लोकल लेवल के ऊपर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो गए हैं उन्होंने तमाम नेताओं से, वहाँ के लोकल नेताओं से चर्चा की है और उनको अधिकृत किया है कि जहाँ उनकी स्थिति की परिस्थितियाँ देखते हुए जो लोकल नेताओं की और डीसीसी की वगैरह की जो भी राय आती है उसके मुताबिक वो लोग काम करें। यानी चित भी अपनी और पट भी अपना। कुछ इसी रणनीति पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस की पूरी नजर उन प्रत्याशियों पर है जो जीत का दमखम रखते हैं, यानी जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा उसे पार्टी अपना लेगी और बोर्ड बनाने में उनका सहयोग लिया जाएगा। खास तौर से भरतपुर और दौसा जिलों में कांग्रेस की ओर से ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अब कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है ये तो पंचायत चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक की। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलीटों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने खिलाड़ियों को असल जिंदगी का चैंपियन बताया। टोक्यो में पैरा एथलीट दिखाएंगे दम। आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। पैरा एथलीटों को मोदी मंत्र। हर हालत में वो यही हमें सिखाती हैं, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट, और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया है। साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन है। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया। एथलीटों को असल जिंदगी का चैंपियन बताते हुए पीएम ने कहा कि मेडल का दबाव छोड़ टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पैरा एथलीट और 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया से भी बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम से संवाद में देवेंद्र ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया, तो साथ ही उन्होंने जेवलिन थ्रो में देश के लिए तीसरा पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने की भी बात कही। हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया की पत्नी, बेटी और भाई से भी बातचीत की। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने देवेंद्र झाझड़िया की बेटी जिया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को भी कहा। मेरे को यही उम्मीद है कि अब की बार भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पदक आएंगे भारत के। और मेरे हस्बैंड देवेंद्र झाझड़िया जो कि बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, फिलहाल बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि वो एक बार देश के लिए फिर गोल्ड मेडल लेके आए। पापा जीत के आए तो हम लोग हमारी पूरी फैमिली के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाए। सभी खिलाड़ियों से उन्होंने जो पूछा है, उनको मोटिवेट किया है, सबका हौसला बढ़ाया है, तो जरूर इसका परिणाम हमें अभी जस्ट टोक्यो में जब ओलंपिक होगा तो देखने को मिलेगा और हमारे खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और हमें देवेंद्र जी से पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लेके आएंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने इन सभी एथलीट को पैरालंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18, जयपुर।